देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। नाज़रीन, जैसे ही सोसाइटी में बात शुरू हुई कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करें, वैसे ही जराइम पेशा अफराद ने भी ये समझा कि अब स्मार्ट स्नैचिंग, स्मार्ट रॉबरी होनी चाहिए। और पता ये चला कि इन स्मार्ट टेक्निक से उनका कारोबार चमक गया, क्योंकि हम अभी इतने स्मार्ट नहीं हुए थे कि ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकें। लाहौर शहर में कई ऐसे गैंग्स मुतहरिक हैं जिन्होंने कभी उल्टी करके, कभी आपको धक्का देकर और कभी रजामंदाना आपसे इतने पैसे वसूल किए कि पूरा महीना मेहनत करने के बाद भी आप खुद उनको अपनी पूरी सैलरी, अपना मोबाइल फ़ोन और हत्ता के ज्वेलरी भी दे आए। ये कौन से गैंग हैं, कैसे ऑपरेट होते हैं और आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, आइए आज इन्हीं गैंग्स के बारे में जानते हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में डिजिटल एक्सपोजर जहां बढ़ा, वहीं पर लोगों के पास आइडियाज़ शुरू हो गए। बहुत सारी ऐसी क्राइम सीरीज़ हैं जिसको देखकर लोगों ने अब एक्सक्लूड किया कि उनको अब कैसा ऑर्गेनाइज क्राइम करना चाहिए। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट के स्मार्ट रॉबरीज़ किस तरह होती हैं, एक ही मिनट में कैसे आप लुट जाते हैं, आपका ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है, सड़क पर चलना कितना मुहाल है, वहीं पर अब अपनी दुकान पर, अपने रोज़ी के अड्डे पर भी महफूज नहीं है। जान हथेली पर रखी हुई महसूस होती है। इशरा के इलाके पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक ऐसा मर्डर हुआ जिसको देखकर, सुनकर इंसान कांप जाता है कि एक मिनट में ही पूरा क्राइम सीन तब्दील हो गया। वो सीन क्या है, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। लाहौर के इचरे का ये इलाका है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक बाज़ार है, तंग सी गली है। ये ऊपर कुछ लोग रहते हैं रहायशी और नीचे दुकानें मौजूद हैं। तो वाक़या ये होता है कि दो लड़के इस स्पॉट पे आते हैं, ख़ातून से उनकी कोई तल्ख़ कलामी होती है और एक शख्स जो अपनी दुकान की सफाई कर रहा है, पान शॉप है, वो मना करता है कि गालम गलोच ना करें। इतने में वो दो लड़के फायरिंग करते हैं और वो फायर डायरेक्ट उसके सीने पर लगता है और वो अपनी जान की बाजी हार जाता है। एक्चुअली आप यहाँ पर मौजूद थे, क्या देखा आप? वो आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। एक लड़की थी, दो लड़के थे, ठीक है। एक बाइक पे था, एक गाड़ी पे थी। जो गाड़ी वाला था वो कह रहा था कि मेरे साथ चल, ठीक है। जो वो दूसरा लड़का था ना, बाइक वाला, वो कह रहा था तू मेरे साथ बैठ, क्योंकि वो इतनी बात की है उन्होंने दूसरे जो बाइक वाला था उसने फायर निकालने शुरू कर दिए। उसने उसको मारे हैं पर वो बच गया, ठीक है। उसने पीछे को दौड़ लगाई है और जो सा ये आमिर था ना, ये इधर खड़ा हो गया ना, शटर वो बंद करने लगा था, ठीक है। वो ब्रश अंदर रखने लगा, सफाई कर रहा था इधर। वो जो से उसने फायर निकाले हैं ना, वो आके आमिर को इधर लगे। स्टोरी को पिक करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको रेड फ्लैग्स के बारे में बताया जाए। एक तल कलामी किसी ऐसे शख्स की जान ले सकती है जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसको पता नहीं है कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, लेकिन एक पूरा ख़ानदान तबाह हो सकता है। ये वो पॉन शॉप है जो कि बिल्कुल छोटी सी एक दुकान है, यहाँ पर वो फायर हुआ और सीधा उसके सीने में लगा। उनकी वालदा से मैं बात करने की कोशिश करूँगी, अलबत्ता मेरे पास सवाल तो कोई नहीं है उनसे पूछने को, क्योंकि ये ऐसा गम है, जवान मौत का गम तो इट्सेल्फ इज़ क़यामत। लेकिन हम उनसे ये जानते हैं कि वो इस सिस्टम से, इस माशरे से, क्योंकि ये जहाँ इदारों की बात है वहीं पर ज़्यादा बात ये इंडिविजुअल लेवल पर आती है कि आपका कोई भी मामला किसी के लिए कितनी बड़ी क़यामत बन सकता है। इसको सेंसिटाइज़ करने के लिए ही हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। ये उनका घर है, हम उनके इजाज़त के साथ उनके घर में दाखिल हो रहे हैं। माँ जब अपने बच्चे को घर से भेजती है तो वो हज़रत मूसा का वाक़या बहुत रीनोन्ड है कि उनकी माँ के विसाल के बाद ही उनको समझ आया कि अब उनके लिए दुआ करने वाला कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा मुश्किल लम्हा होता है जब कोई भी बच्चा अपनी नौकरी पर जाता है, तो माँ परेशान रहती है कि टाइम हो गया, वो वापस कब आएगा। मगर यहाँ पर सीन ऐसा है कि ये घर है, इसके बिल्कुल दूसरे ही हिस्से में दुकान है, यानी बिल्कुल वहाँ से निकल के एक कदम के फासले पर आप घर में दाखिल हो जाते हैं। फिर भी एक ऐसा वाक़या हुआ जिसमें वो बच्चा घर से निकला और फिर वापस कभी नहीं आया। तो आपको कैसे पता चला? मेरे पास कोई सवाल नहीं है आपके लिए। मैं तो ऊपर छत पे थी, तो जब ये गोलियां चल रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो मैं तो नीचे भाग गई हूँ ना, जब तो मैं तो इधर ही बेहोश हो गई। मुझे बाद में इतना पता नहीं चला। जब मैं इधर तक गई हूँ तो ये उतनी देर तक मेरे बेटे को गोली लग गई थी। गोलियां बिल्कुल आगे थोड़ा सा फासले पर चल रही थी, तो आपको पता ये चल गया था पहले कि आपके बेटे को भी गोली लग गई? नहीं, मुझे पहले नहीं पता चला था। जब वो गोलियां लगा के चले गए हैं तो तब जाके पता चला, मुझे नहीं पता चला। ये मेरा बेटा, ये जो है, ये बात था, बड़ी मुश्किल इन लोगों ने किया। मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे नहीं पता चला। मेरा बेटा तो वहाँ पे ही हिसाब का ख़त्म हो गया।
गोली इतनी तेज लगी, इतनी तेज, मैं क्या आपको बताऊं। उसी वक्त मौके पर ही? हाँ, बस थोड़ा सा इधर तक जाते जाते, उसके आगे जाके अभी खड़ा ही है, तो उसे पता ही नहीं चला कहाँ से गोली आ गई और कहाँ किसने लगाई है। लड़ाई तो पीछे हो रही थी ना। वैसे माएँ तो बड़ी दुआएं करती हैं, और बच्चा दफ्तर जाए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाए, तो माँ परेशान रहती है कि बस वक्त हो गया, वापस नहीं आया। आपको ये परेशानी तो नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल साथ ही दुकान? मैं ना दुआएं करती हैं माएँ, क्यों नहीं करती, माँ की दुआओं से ही है। तो मैं छत से आते आते मुझे तो ये गोलियों के बाद मुझे तो बड़ी जल्दी से ये थोड़ा सा शोर भी हो ना, तो मैं बाहर गई, अमर तो अंदर आ जा, अमर अंदर आ। लेकिन मैनू मौका है, उन्होंने मौका नहीं मिलिया। बेचारा बच्चा भी खिलौता सी, कोई समझ ही नहीं सी है। तो मैं भी गई हाँ, तो कोई मैनू समझ नहीं लगी कि मेरे बेटे नू गोली लग गई है। कहते कि मेरा 32-33 साल का बेटा है, जवान खूबसूरत मेरा बेटा, इन्ना खूबसूरत है, मैं तुहानू की दसा कि लेटिया होया मरिया भी पिया ते नूर बरस रहा सी। हाँ जी, तो की करिए, मैं इन्हों पालांगी। देखो मैं हुण बुढ़ापे च, मैं मेरे सिर ते आ गई ना, तो मैं इन्हों किस तरह पालांगी। मेरा तो वही रोज़गार है ना साडा, तो मेरा बेटा तो चला गया करने वाला। वही क्या मुआशरे को कुछ कहना चाहती हैं? मुआशरे ने की कहांगे, बेड़ा गर्क होवे, खाना खराब होवे इन्हां लोकां दा, जेहड़े लोकां दियां मावां दियां पढ़ के झोलियां झाड़ते हैं, बेटियां दे सुहाग झाड़ते हैं माँ। देखो ना, यतीम इनू कदी बाप मिलेगा, दसो मैनू, नहीं ना मिलेगा, इनू कदी नहीं, सारी उम्र गुजर जाएगी, इन्हों बाप नहीं मिलना। कि ना एक छोटी वो अंदर पई हुई जाए, वो 1.5-2 साल दी है, छोटी। किसी को इंटेंशनली मर्डर करना इज़ अ क्राइम, और उसकी नोयत कुछ और होती है, हम उसको रिपोर्ट भी किसी और तरीके से करते हैं। आई होप मैं ये एड्रेस कर पा रही हूँ कि ये स्टोरी करने का मकसद ये है कि किसी की लड़ाई में किसी की जान चली जाना शायद उसका कोई अजाला नहीं है। एक हंसता बसता ख़ानदान जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, जो महंगाई और दुनिया भर के और मामलात से लड़ झगड़ रहा है, उसमें एक सुकून ही चला जाए तो कैसा महसूस होता है। इसलिए हम जहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम की बात कर रहे हैं, वहीं पर उस गुस्से, उस तैश को एड्रेस करना चाह रही हूँ कि दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड इन लाहौर एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस पर कोई भी जुमला कह देना शायद आसान होता है, लेकिन 1 मिनट के लिए आज हर शख्स को ये सोचना पड़ेगा कि अदम बर्दाश्त इस माशरे में अब इस नहज को पहुंच चुकी है कि अब वो जाने ले लेती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। मुझे इंसाफ चाहिए, और जिस तरह मेरे बेटे को मारा ना, उसी तरह उसको भी मारे, उसी तरह उनको गोलियां लगे, फिर ठंड पड़ेगी मुझे भी। सही बात है, देखिए ना, एक मिनट पर 1 सेकंड भी नहीं होया, 1 सेकंड च उन्हें मेरा बेटा दी जान ले ली, तो किड्डी गलत गल जी। तो मैं की करांगी, मेरी दसो, मैं माँ वाँ, मैं इस बुढ़ापे से अपने बच्चे है, मेरा मियाँ है, मजदूरी कर करके बच्चे अपने पाले, मेरा तो है ही बच्चे ना, ऐसी ना पूरी ज़िंदगी लगा के बच्चे पाले, बच्चों को पाले। ये देखो ना, जिस लोगों का अपना घर नहीं है, खाएं को घर कहाँ से ले बताएं। तो यही है ना, हमारे बच्चे करके लेके आए, हम खाएंगे। अब उनके बच्चे अब बेचारे यतीम हो गए। लाहौर में एक ऐसा गिरोह भी एक्टिव है जो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। ख़वातीन बुर्का पहन कर या ऐसा लिबास पहन कर जिसमें आपको शक ना हो, किसी भी सुनियारे की दुकान पर आती हैं और जाली जेवर बेचकर चली जाती हैं, रकम मौसूल कर लेती हैं, और चूँकि इसकी कोई वापसी उस तरह से नहीं होती तो इसलिए आजकल सुनियारे बड़े परेशान हैं। तो हमने एक कैरेक्टर स्टोरी ली है जहाँ पर ऐसा जेवर मौजूद है जो सोने का है तो नहीं, मगर सोने की कीमत में बेच दिया गया है। सर, पहले तो ये बता दीजिएगा ये कैसे होता है, और चूँकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैंने एक कैरेक्टर स्टोरी ली है, और बहुत सारे ऐसे और सुनियारे हैं जिनकी ये सेम स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये कुछ दिन पहले कस्टमर आए हैं, ये लेडीज़, उनके पास ये चूड़ियाँ कड़ा की जोड़ी थी एक, ठीक है। हमने इसको चेक किया तो ये सोना ही शो कर रहा था। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है कैसे चेक करते हैं आप? इसमें हमने इसको मतलब रगड़ने के बाद देखे ना, इसको जब पत्थर होता है ये पत्थर और इस पर रगड़ते इसमें हमने रगड़ा तो उस वक्त सोना ही शो किया है। अच्छा। उसके बाद जब हम इसको मतलब इसको मेल्ट करने के लिए लेके गए हैं तो उसको चेक किया तो उसमें से कुछ और ही चीज़ निकल आई है। ये क्या है मटेरियल? ये जो ना मेटल है,
मेटल, ठीक है। इसमें चांदी भी नहीं है। चांदी भी नहीं है, मेटल है। तो ये हमने परचेज़ किए हैं, तो यकीन करें हमारा 7-8 लाख रुपए का लॉस हो गया है। 2 लाख तो मतलब 247 रेट है गोल्ड का, ठीक है। तो 2 तोले से ही ऊपर है, 3 तोले के करीब, ठीक है। और उन्होंने आपसे पैसे ले लिए, बेच गए वहाँ। तो अब हम उनको ट्रेस कर रहे हैं, हमने कंप्लेन भी की है अपनी यूनियन को, तो उनका कोई पता नहीं चल रहा। तो हम बड़े परेशान हैं, इसलिए आपका हमने सहारा लिया है कि हमारी कोई दाद रसी हो सके या हमें कोई मतलब तरीका बताया जाए कि हमें उसकी वीडियो भी नहीं मिल रही। तो जो उस वक्त कैमरे नहीं चल रहे थे। क्या आपको लगता है कि उनको ये पता था कि कैमरा नहीं, उनको नहीं पता था ना यहाँ कैमरा नहीं है, इसलिए तो यहाँ हैं वो सेल करने के लिए। मैंने सुना है कि इस इलाके में ये वाला पैटर्न बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, मगर ये बहुत देर बाद हुआ है। अच्छा, पहले दरमियान में गैप भी गैप आ गया। 2002 में मुझे एक ताज था, लेडीज़ ताज सर पे लगाने के लिए सोने का, ठीक है। वो मैंने ख़रीदा, तो उसके कुछ दिन बाद ये कुछ एक मतलब कस्टमर आया, वो जेंट्स था, उसने मुझे चूड़ियाँ सेल की, तो उसको हमने पकड़ा, मगर वो भी जो है ना अपने तलब वगैरह करके तो हमसे चला गया कि वाक़ियत मतलब लोगों बीच में लोग आ गए ना, तो उन्होंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं है। तो और हम बड़े परेशान हैं इस वजह से। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि आपका तो ये काम है, कि अगर कोई भी जेवर गोल्ड प्लेटेड हो तब भी इस पर शो करता है? वो गोल्ड प्लेटेड हो इसलिए कि इस पे ज़्यादा गोल्ड चढ़ा हो, तो फिर अगर तब भी धोखा हो सकता है। जब तक इसको काटेंगे नहीं शो होगा, ठीक है। हमने इसको जस्ट ऐसे रगड़ा है, उसने शो किया गोल्ड, हमने खरीद लिया, ठीक है। किसी वक्त समझ नहीं आती हमें। खातून थी इसलिए इतना शक नहीं हुआ? नहीं शक हुआ। वो कह रही जी हम बाहर से लेके आए हैं, तो हमें ज़रूरत है, हमने कुछ चीज़ें बनवानी है। तो कितने रुपए लिए उन्होंने इसके? ये इसके मैंने लिए मतलब इसका 5,50,000 रुपये दिया। 5,50,000 रुपए, और इसकी शाइन अभी भी गोल्ड वाली है। अगर कैमरा पे आप इसको देख सकें तो इट लुक्स लाइक गोल्ड। और इनको ये इतने अरसे से काम कर रहे हैं, पता नहीं चल सका जिस तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो भी नहीं पता चल सका। यानी इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से इसको प्लान किया गया। शाइन बरकरार है बिल्कुल, और देखें ज़रा सा भी नहीं लग रहा कि दूसरे हैं। तो कहीं आपने तो कोशिश नहीं की कि आप आगे इसको सोना करके बेच नहीं, फिर हमने सब्र कर लिया, सब्र करके बैठे हैं ताकि वो आए तो दोबारा उसको पकड़ें तो अपनी रकम हम वापस ले सकें। अब आपने पूरे आसपास ये बता दिया यूनियन को हमने ये जो इन्फॉर्म कर दिया कि हमारा लॉस हुआ है, तो हमारे साथ जो है ना मिलके तो इसको पकड़ा जाए, ये जो हतून सेल करके गई हैं। तो इनका गेटअप किस तरह का होता है? गेटअप इसका था वेल ड्रेस, शो ही नहीं होता कि ये ऐसे हैं। उन्होंने करोड़ों की बातें यहाँ बैठ के करना शुरू कर दी, तो मैंने कहा ये ठीक ठाक है, सोना ही है। तो वो अब मतलब ऐसा गेटअप बना के आते हैं कि शक ही नहीं होता, यकीन जाने। तो उनके पास जेवर और भी था, उन्होंने वैसे मुझे चेक कराया, मैंने उसका भी रेट लगाया, मगर ये मुझे वो सेल करके चली गई। अहले इलाका भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर एक लेमैन आइडेंटिफाई कर सकता है कि अब ये गैंग बन चुका है। और अच्छी बात ये है कि जब भी किसी मार्केट में 2-3 तरह के वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं तो मार्केट एक दूसरे को कम्युनिकेट कर देती है, लेकिन फिर भी गैंग्स की इतनी बेहतरीन तरबियत की जाती है या वो इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि ये वाक़यात रिपीट होते हुए नज़र आते हैं। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस पर? यही है कि वो मास्क उन्होंने पहना होता, औरतों ने अकेली होती हैं, और बाद में अब उनके जो साथ आदमी होते हैं वो दाएं बाएं खड़े होते हैं, तो वो फ़ोन पे यही कहती है हमने चीज़ पसंद कर ली है और थोड़े पैसे मेरे पास हैं, बकाया पैसों की ना फ़ोन पे बात करते हैं वो कि हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो बकाया बंदोबस्त कर लें, तो मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तो आके तो पैसे लेके जाती हूँ, वो जो चीज़ मैंने पसंद की है वो मैं आके ना ले लेती हूँ। वो ऐसे करती हैं कि जो असली चीज़ होती है उसको बीच में लगा देते हैं डिस्प्ले वाले में डब्बे में, और जो असली होती है वो साल लेके चली जाती है। वो बाद में जब हम देखते हैं कि भाई इसके ऊपर जो हमारा पैड लगा होता है वो नहीं है, खाली जो पैड के बगैर वाली अंगूठी या कोई भी चीज़ उसके ऊपर लगा के तो चली जाती, वापस नहीं आती। फिर वो जो उनके आगे बंदे होते हैं खड़े, उनकी बाइक पे बैठती हैं, भाग दौड़ के चली जाती हैं, और उसके बाद वो पीछे करते हैं। तो पीछे नंबर प्लेट कभी नोट किया? बाइक की नंबर प्लेट होती नहीं है, और बंदों ने तो हेलमेट पहना होता है वो भी नहीं नज़र आते। हाँ जी, नंबर प्लेट तब नज़र आया, हमने कैमरे में भी देखा था कि नंबर प्लेट बिल्कुल नहीं होती उनकी।
जो ये काम करते हैं। ये रिपीटेड वाक़यात हैं जो कि हम अभी सोने की दुकानों पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ विज़िट्स के बाद ये एक स्टोरी समझ आई, जो एक ही तर्ज की स्टोरी मुख्तलिफ लोगों के साथ हुई करीबन 6 महीने के दौरान। आपका क्या एक्सपीरियंस है? जी हम यहीं के रहायशी हैं और आए दिन इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड्स होते हैं। यहाँ पे औरतें आके फ्रॉड्स करती हैं, चोरी डकैती के बहुत सारे वाक़यात होते हैं, रॉबरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। रॉबरीज़ हैं, स्मार्ट रॉबरीज़ पर हम आजकल बात करें तो इसमें आपको ये लगता है कि एक खातून है फ्रॉड करके, ये पूरा मुनज़्ज़म एक गैंग है? ये एक पूरा मुनज़्ज़म गैंग होता है। इनको जो है वो उनको बताया जाता है कि आपने किस तरह से करना है, किस तरह से जाना है। औरतें वो आगे भेज देते हैं, ख़ुद मर्द पीछे रहते हैं और इस तरह से वो लोगों को हिप्नोटाइज़ कुछ लोग कर लेते हैं, औरतें कर लेती हैं, कुछ जो है 2 नंबर चीज़ें बेच जाती हैं लोगों को और इस तरह से ये लोग चलते हैं। काफ़ी मुनज़्ज़म गैंग है इनका, ये इंडिविजुअल कोई किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। ये किसी की अपनी क्राइम स्ट्रेटजी नहीं है बल्कि ये प्लानिंग के तहत होता है और अब ख़वातीन और बच्चों को जिनको एक सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है और किसी को शक भी नहीं होता उनको इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर हमने ये देखा है कि किसी भी दुकान पर या किसी भी जगह की रैकी करने के लिए बच्चों को भिखारी बनाकर भेजा जाता है। बच्चा 10 रुपये 20 रुपये मांगने दुकानदार से आता है और वो रैकी करता है कि क्या यहाँ पर कैमरास मौजूद हैं, रश कितना है, किस औकात में कितना रश होता है, ताकि वहाँ पर तब अटैक किया जाए। तो इससे बचने के तरीक़े तो मुश्किल ही लगते हैं क्योंकि शक करना इज़ एन आर्ट और उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। पुलिस इस पर क्या करिए, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मज़ीद लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है आइए आपको और केस स्टडीज़ दिखाता हूँ। गैंग्स जो लाहौर में ऑपरेशनल हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने विक्टिम्स और अफेक्टीव्स ढूंढे हैं जो बराह रास्त इसका शिकार हुए और फिर उनके साथ क्या बीती। तो एक खातून मेरे साथ मौजूद हैं, वर्किंग लेडी हैं, शी हैज़ टू ट्रेवल फ्राम हर हाउस टू हर वर्क प्लेस। क्या हुआ आपके साथ? मैं ऑटो में बैठी थी, उसमें ऑलरेडी 2 औरतें बैठी हुई थी, तो उन्होंने मेरे बैग में से मोबाइल और मेरा वॉलेट चोरी कर लिया। मैं जब रिक्शे से उतरी तो फिर मुझे पता चला कि मेरा बैग में से चोरी हो गया। कैसे निकाला, आपको पता नहीं चला? नहीं, उन्होंने मेरे साथ ना ज़बरदस्ती की कि पीछे होके बैठे, पीछे होके बैठे, ज़बरदस्ती मुझे हाथ से पीछे धकेलती रही, करती रही। मुझे कुछ ऐसा लगा, मेरी सिक्स सेंस ने कहा कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने नकाब किए हुए थे और वो ऐसा बिहेव करने जैसे वो डिस्कम्फर्ट हो रही है, बैठने में मसला है, जगह तंग है, वॉमिट आ रही है तो आप पीछे हो जाए, हमें उल्टी गैंग वी वर टॉकिंग अबाउट। ओके, एग्जैक्टली। तो वो इस तरह मुझे करती रही तो मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी क्योंकि एक औरत ने उठा के मेरा हाथ पीछे रखा और मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स आई। मैं कहा ये कुछ हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने ऑटो वाले से कहा ऑटो रोको, उसने ऑटो नहीं रोका। तो मैंने फिर तरीके से उसको आगे ले जाके कहा, मैंने कहा भाई ज़रा 1 मिनट साइड पे रोकें। उसने साइड पे रोका तो फिर मैं उतर गई वहाँ से। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, आप लोग जाएं। और जैसे ही मैं दूसरे ऑटो में बैठी, मैंने बैग में से मोबाइल निकालने लगी तो मोबाइल भी गायब था, जिप भी खुली हुई थी, मेरा मोबाइल और वॉलेट दोनों चीज़ें गायब थी। फिर मैंने अपने भाई को कॉल की तो मैं उसके साथ गुलशन रावी थाने में गई रिपोर्ट करवाने। वहाँ स्टार्टिंग में ही हमारी बहस शुरू हो गई। जो अंदर पता नहीं कांस्टेबल था कौन था, वो अंदर ना जाने दे, पहले उसने बहस की कि आप कौन हैं, क्या करने आए हैं। तो मेरे भाई के साथ, मेरा भाई क्योंकि ऑलरेडी मीडिया से बिलोंग करता है, तो उसने कहा कि जी हम रिपोर्ट करवाने आए हैं यहाँ पर। तो खैर वो सॉर्ट आउट हुआ तो हम अंदर रिपोर्ट करवाने गए। तो उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया आपके क्या क्या चोरी हुआ। तो मैंने कहा मैंने अभी डब्बा पैक मोबाइल लिया था 10 दिन पहले, वो चोरी हुआ है। कितने का था? मैंने कहा 1,27,000 का। अच्छा, तो वॉलेट में कितने पैसे थे? मैंने कहा 20 से 25,000 था। और क्योंकि वो चांद रात वाले दिन की ही बात है, अच्छा, बकरा ईद की बात है। तो उसने कहा कि जी और क्या क्या था? मैंने कहा उसमें मेरे क्रेडिट कार्ड थे, मेरा ID कार्ड था, मेरा डेबिट कार्ड था। तो वो आगे से मतलब यहाँ पे ये नहीं कि पूछते कि इतना कुछ किया तो आपका लॉस है, वो कहते आप इतना कुछ साथ लेके फिर रही थी। तो मैंने कहा मुझे बता देते, मैं घर रख के आ जाती, मुझे क्या पता था वहाँ मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। तो जब मैंने उसे बताया तो वो कहता है जी ऑलरेडी 2 दिन पहले भी एक रिपोर्ट आई है, एक लड़की आई थी, शुक्र करे उन्होंने आपको मारा नहीं है। मैंने कहा जब आपको पता है ये सब कुछ हो रहा है, आप उसको पकड़ने के बजाय मुझे बता रहे हैं कि शुक्र करे उसने मुझे मारा नहीं है। कहते उन्होंने एक लड़की की सेम ऐसी एक कंडीशन हुई, उन्होंने कहा वॉमिट आ रही है, रिक्शा साइड पर रोका, उस लड़की को उन्होंने मारा भी, उसके पैसे, उसका मोबाइल सब कुछ छीना और चले गए। तो मैंने कहा जब आपको पता ही सब कुछ हो रहा है तो आप उसको पकड़ने के बजाय मुझे बता रहे हैं कि उसको क्या करना था। तो खैर उन्होंने कहा जी आप जाके SHO को बता दें। मैंने कहा तो बताएं SHO कहाँ बैठता है, उससे मिल लेते हैं। उस वक्त वो अवेलेबल नहीं थे। खैर हम रिपोर्ट करवा के आ गए। फिर एक दिन मुझे किसी उनका जो भी है इन्वेस्टिगेटर, उसका मुझे कॉल आया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO की कॉल आई।
तो उन्होंने मुझे पूछा कि जी क्या हुआ है, किस तरह हुआ है। मैंने बताया जी ये वाक़या यहाँ पे हुआ है। तो अच्छा जी ठीक है। उसके बाद कोई कुछ नहीं हुआ, कोई फॉलो अप नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं कहा। और एक दिन मुझे मैसेज आ गया कि जी आपकी जो FIR है वो रद्द कर दी गई है और आपकी चीज़ें नहीं मिली। क्यों? बस रद्द कर देने का, नहीं बरामद हुआ कुछ। FIR तो रजिस्टर होती है और 100% फ्री रजिस्ट्रेशन है। नहीं, उन्होंने कहा रद्द कर दी है, मतलब उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, क्लोज़ कर दिया कि आपकी चीज़ें नहीं मिली। और ये ऑलमोस्ट कोई महीने 2 महीने बाद उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया। और फिर मुझे कोई वो FIR बंद होने के बाद मुझे एक मैसेज आता है। मैंने वो बाय चांस उस बंदे का नंबर, खुरम नाम का कोई बंदा था, IS पता नहीं कौन था, ASI, मैंने उसका नंबर सेव कर लिया था। तो जब उसने मुझे कॉल की थी तो मैंने उसका नंबर उसी सेव कर लिया था कि दोबारा भी कॉल करेगा तो कोई मसला ना हो मुझे। तो फिर उसने मुझे कोई 15-20 दिन बाद, जो मेरी एक मुझे मैसेज आने के बाद, उसने 15-20 दिन बाद मुझे कॉल की कि जी आपके जो मोबाइल चल रहा है ना वो चोरी का है। अभी जो आपके ज़ेर इस्तेमाल है मेरा मोबाइल है, यानी आपने नया मोबाइल ख़रीद लिया? डब्बा पैक मैंने तभी, मतलब ज़ाहिरी बात है मोबाइल के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो मैंने फिर ईद के बाद नया मोबाइल ख़रीदा, उसका डब्बा मेरे पास सारा कुछ। उसने कहा जी आप चोरी का मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं और ना आपके ख़िलाफ़ पर्चा हुआ है तो आप आ जाएं, इस तरह कर कसम। मैंने कहा मैं चोरी का मोबाइल इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे तो नहीं पता। यानी विक्टिम को ही फ़ोन कर दिया कि आपका मोबाइल भी चोरी का है। मैंने कहा आप ये खुरम बात कर रहे हैं ना? हाँ। मैंने कहा मेरे पास नंबर सेव है आपका और ये वही मेरा मोबाइल चोरी हुआ, उल्टा आप मुझे बता रहे हैं कि मैं चोरी का मोबाइल इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं आपको IME नंबर भेज रहा हूँ, वो चेक कर लें। खैर उसने IME नंबर भेजे, वो तो ऑलरेडी मेरा नया मोबाइल था, मैंने क्यों चेक करने थे, मुझे क्या मसला था। मैंने अपने भाई को कॉल की, फिर उसने उससे बात की कि भैया आप क्यों परेशान कर रहे हैं। मतलब कुछ सुनने वाला है नहीं, उल्टा विक्टिम को ही आप कह देते हैं इसी ने चोरी की है, इसी ने चोरी करवाया, यही चोर है। तो कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा मसला है, इसीलिए ख़वातीन थाना बनाया गया था और वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम करने का मकसद भी यही रवैया था कि पुलिस इन्वेस्टिगेटर जो आम तौर पर मेल होते हैं वो ख़वातीन के साथ ऐसा कंडक्ट इख्तियार करते हैं कि ख़वातीन ख़ुद को बहुत इनसिक्योर और अनसेफ महसूस करती हैं। लेकिन ख़वातीन थानों के बाद भी हमने ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स का रवैया भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देखा। इसका मतलब पूरी पुलिसिंग चेंज होने वाली है। आपका मोबाइल अभी तक नहीं मिला? नहीं, उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था कि मोबाइल नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मेरी FIR क्लोज़ कर दी है। और जबकि वो सब मुझे 110% श्योर है कि वो जानते थे वो गैंग कौन है और किस तरह, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे साथ एक, मैं पहली नहीं थी, ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी वहाँ FIR। हाँ जी, और उनको पता था ये लिमिटेड इस एरिया से इस एरिया तक हो रहा है। उस जिसने मेरी रिपोर्ट लिखी थी उसको ये भी पता था कि ये इस एरिया से इस एरिया तक हो रहा है। तो इतना सब कुछ पता होने के बावजूद अगर आप चोर नहीं पकड़ रहे हैं तो हम क्या करें वहाँ पे? फिर आप सब मिले में, आप सब चोर हैं। हमारी हकल की कमाई है, ऐसे कोई बैग में हाथ डाल के निकाल के ले जाता है और आप लोग उल्टा हमें तसल्ली देने के बजाय हमें ये कहें कि आप चोर ढूंढ के ला के देंगे। आप हमें कहते हैं शुक्र है उन्होंने आपको मारा नहीं है। ये तरीका है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच के तहत केसेस को सॉर्ट आउट किया जाए और जो सेम पैटर्न क्राइम है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं वो लाहौर में बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देता है और रेगुलर इंटरवल्स में नज़र भी आता है। और पुलिस अक्सर एक जुमला कहती है जिस पर मुझे तो बहुत हंसी आती है कि ये जुर्म पहले भी होता आया है और ये सीज़न है, कुछ दिन होगा और फिर रुक जाएगा। तो इस पर मुकम्मल एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो लोग जो इनोसेंट हैं, जिन्होंने ट्रैवल करना है, जो अपनी जॉब्स करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि एक सैलरी में एक फ़ोन भी आजकल अफोर्ड करना मुश्किल काम है। कंसेंट को इम्पॉर्टेंस देते हुए हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी विक्टिम है उसकी दिल आज़ारी ना हो, वो स्टोरी जब सुनाना चाहे, जैसे सुनाना चाहे, उसकी बात वैसे ही सुनी जाए, क्योंकि मकसद सिर्फ ये है कि इशू को हाईलाइट करें। तो हमारे साथ एक और ख़ातून मौजूद हैं जिनके साथ गैंग ने डकैती और चोरी की कोशिश की। इनके साथ क्या बीता, इनकी कहानी सुनते हैं। शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल टू फेस द कैमरा, इसलिए इनकी आइडेंटिटी छुपा तो रही हूँ, लेकिन आई एम मेकिंग श्योर कि शी इज़ द रियल विक्टिम। बताएंगे आपके साथ क्या हुआ? मैं बाज़ार गई हुई थी, वहाँ पे 2-3 औरतें थी, वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। तो 1-2 दफ़ा मुझे लगा कि मेरा बैग वो खींच रही हैं, देख रही हैं, तो मैंने उन्हें मना किया है। तो वो ऐसे मुझे कह रही थी जैसे कि मेरी उनकी चीज़ है, मेरी नहीं है। तो ऐसे ही हम सामान लेने खड़े हुए हैं, तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मेरा बैग खुला हुआ था और उधर से मेरे पैसे, वॉलेट और मोबाइल चोरी थे, दोनों मोबाइल चोरी हो गए थे। पुलिस को अप्रोच किया? जी, हमारे घर के सामने ही मून मार्केट की पुलिस थी, उधर गई हूँ। उन्होंने जाके मेरी रिपोर्ट लिख ली थी और मुझे भेज दिया था। उसके बाद ना कोई रिपोर्ट पे कार्रवाई हुई, ना कोई बातचीत, कुछ भी नहीं हुआ।
किसी ने कभी रब्ता नहीं? नहीं, कोई रब्ता नहीं हुआ। कितने पैसे थे आप? 10-15 हज़ार इतने। तो शॉपिंग के लिए गई हुई थी आप? जी, शॉपिंग आपने के लिए। सुना था कि ये ऐसे ही वाक़यात, यानी ऐसी ख़वातीन जो कि साथ साथ चलती हैं और रश का बहाना करती हैं, वो वैसे कोई और भी वाक़यात रिपीट हुए? नहीं, ऐसा कह दो। नहीं। स्पीडो में सम टाइम ऐसा हुआ है कि स्पीडो में कई लड़कियों के मोबाइल साथ लग के बैग के निकाल लिए और अगर शोर मचाया जाए तो अगर पुलिस वो गाड़ी वाले अच्छे हैं तो वो गाड़ी बंद कर देते हैं तो मिल जाता है, अदरवाइज़ हमेशा स्पीडो से निकल जाता है वॉलेट, मोबाइल, काफ़ी लड़कियों के, और आए दिन केस इस तरह के स्पीडो पे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप ट्रेवल करती हैं? जी, कितना मुश्किल है ख़वातीन के लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप अनसेफ हैं हर हवाले से। अगर कभी जॉब से लेट हो जाओ और शाम पड़ जाए तो फिर जाना आसान है कंपैरेटिवली? नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। शहर में कोई भी हैपनिंग हो, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो तो रेलेवेंट पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया जाता है। जब यही क्राइम ऑर्गेनाइज क्राइम यानी गैंग क्राइम बन जाए तो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाया गया है जिसको ये केस रेफ़र किया जाता है ताकि जड़ से इस जुर्म का खात्मा किया जा सके। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के होते हुए भी लाहौर में इतने गैंग्स ऑपरेशनल हैं, इसके लिए हम पहुंचे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में और हमारे साथ एसपी साउथ आफ्ताब फुलरवा साहब मौजूद हैं। सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि आपका सिर्फ काम ये है कि ऐसे गैंग्स का खात्मा किया जा सके, फिर भी हमें प्रेस रिलीजेस तो नज़र आती हैं मगर गैंग्स ख़त्म नहीं हो रहे। अगर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इतना काम कर रहा है तो फिर भी गैंग्स क्यों ऑपरेटिव हैं? अगर OCU ये काम कर रहा है क्रिमिनल्स को पकड़ने का और उन्हें गिरफ्तार करने का तो उसी वजह से जेलें भरी पड़ी हैं क्रिमिनल से। अब मैं आपको बताऊं कि मुआशरा क्राइम को क्रिएट करता है और क्रिमिनल उसे कमिट करता है, हालात क्रिमिनल्स पैदा करते हैं। तो हमारा ये काम जो बुनियादी तौर पे OCU का क्राइम है, OCU का जो बुनियादी फंक्शन है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, वो ये है कि जैसे ही कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक्टिविटी नज़र आए तो हम फौरी तौर पे एक्टिव होते हैं, हम उन्हें गिरफ़्तार करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें कानून की शिकंजे में ला के उस पूरे प्रोसेस से गुजारते हैं। ये आम लोग होते हैं या क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है इनका? क्योंकि ख़वातीन और बच्चे भी इसमें मुलव्वस होते हैं। क्रिमिनल आम आदमी ही होता है डेफिनेटली, लेकिन हैबिचुअल क्रिमिनल ये वाली एक्टिविटीज़ करते हैं? ऑफ कोर्स दे आर हैबिचुअल क्रिमिनल। ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं करते, वो दिन में कई दफ़ा ये करते हैं और जब तक पकड़े नहीं जाते वो इस काम को करते रहते हैं। फिर वो 100 दिन चोर का, 1 दिन साध का, एक दिन वो गिरफ्तार हो जाते हैं। लाहौर शहर एक बड़ी आबादी का शहर है और इसकी ख़ास बात यह है कि बहुत से छोटे शहरों से लोग यहाँ पर पढ़ने और रोज़गार की खातिर आते हैं। ये तमाम लोग प्राइम टारगेट होते हैं इन तमाम ऑर्गेनाइज गैंग्स का, फौरी लूटे भी जाते हैं। अब गैंग्स मुख्तलिफ तर्ज के हैं, कुछ पर तो इंसान को हंसी आती है लेकिन लुटने के बाद अफसोस होता है कि बंदा इन लुटेरों से लुट गया। तो आजकल लाहौर में एक गैंग बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उसको कहते हैं उल्टी गैंग। एग्जैक्टली आपने ठीक सुना, ये वॉमिटिंग गैंग है। आपके पास आके वॉमिट करता है, जितनी देर में आप सहारा देते हैं उस खातून या बच्चे को फ़ौरन आपका बैग, वॉलेट और अक्सर मोबाइल फ़ोन भी स्नैच कर लिया जाता है। और कैसे कैसे गैंग्स हैं, किस किस तरह से स्मार्ट रॉबरीज होती हैं, आइए आपको लेकर चलते हैं कि कैमरों ने इनको कैसे मॉनिटर किया और कैसे ये गैंग्स पकड़े गए। सेफ सिटी के हेडक्वार्टर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर वो तमाम फुटेजेस मौजूद हैं जो गैंग्स एक्टिव हैं। हमारे साथ शिफ्ट कमांडर आगा नासिर साहब मौजूद हैं। सर, कैसे गैंग एक्टिव हैं? उल्टी गैंग के बारे में मैंने सुना था और मैंने कोशिश भी की कि उसको नरेट किया जा सके। आप अगर बता सकेंगे किस तरह वो काम करता है? जी, ये गैंग एक बड़ी धोखाबाजी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठता है, खुसूसन चिंगची रिक्शों पर बैठे हुए लोगों को निशाना बनाता है और अपने हमसफ़र के ऊपर उल्टी कर देता है। और वो जब ड्रामा करते हैं उल्टी कर देता है, उल्टी कर देते हैं और वो उल्टी की सफाई करते करते हुए उसके माल पर भी हाथ साफ कर लेते हैं और उसको पता भी नहीं चलता।
क्योंकि उल्टी एक इतना डिस्गस्टिंग सा एक्ट होता है कि जिससे बचते बचते इंसान को अपनी जेब की, पॉकेट की, पर्स की, बटुए की खबर ही नहीं रहती। और अचानक वो तो बिल्कुल ही समझ वो उसको थोड़ी देर बाद जब वो साफ करके अपने आप का अपना माल देखता है तो पता चलता है कि उल्टी के साथ साथ उसका माल भी जो है वो क्रिमिनल जो हैं वो हत्या कर ले गए हैं। तो ये गैंग पकड़ा गया? जी, हमने 3 गैंग अब तक हम इसको पकड़वा चुके हैं जिनसे इन्वेस्टिगेशन सामने आई। उन्होंने प्लान कैसे किया था, इतना अजीबो गरीब और गलीज प्लान कैसे? मैडम, आपने देखा होगा कि जहाँ इंसान है वहाँ पर जुर्म है और जुर्म के नए नए तरीके ईजाद करते हैं, जिसके बाद उनको पकड़ने के तरीके हमेशा बाद में ईजाद होते हैं और उन तजर्बात से ही पुलिस सीखती है, उनको डिटेक्ट करके पकड़ने की कोशिश करती है। तो ये कुछ बताया कि उनके जहन में ये प्लान क्लिक कैसे किया? देखें, ये एक मखसूस तरीका वारदात है जो एक ऐसे शातिर गैंग अरेंज करते हैं जिनके ज़हन में कोई गंदगी और सफाई का कोई मयार नहीं होता। तो ये जब से इंसान पैदा हुआ तब से नए नित नए तरीके आते रहते हैं और आपके मीडिया के ज़रिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि इस तरह के वाक़यात से किस तरह बचा जा सकता है। और कैसे गैंग अभी एक्टिव है लाहौर में? जी, एक और गैंग बहुत एक्टिव है जिसमें 2 या 3 अशखास होते हैं। एक मोटरसाइकिल पर सवार होता है और कहीं ट्रैफिक जहाँ कंजस्टेड होती है या रश वाली जगह पर वो आपकी मोटरसाइकिल आपकी गाड़ी के पीछे मारते हैं। तो ड्राइवर अल्टीमेटली अनकॉन्शियसली अपना एक उतरता है और जाके देखता है मेरी गाड़ी को किसने मारा है और कितना नुकसान हुआ है। तो इतनी देर में वो गाड़ी टकराने वाले का दूसरा साथी ड्राइविंग सीट पर, डैशबोर्ड पर या कंसोल पर पड़े हुए उसके कीमती मोबाइल या पर्स से हाथ साफ कर देता है। और अक्सर हम डैशबोर्ड पर ही रखते हैं कि अच्छा फ़ौरन पकड़ लेंगे और बाहर उतर जाएंगे टाइम बचाने के लिए। जी, ये एक आदत होती है कि अक्सर जो मेल्स हैं वो बैक पॉकेट में पर्स रखने की बजाय ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए जो पॉकेट से वो पर्स निकाल कर और अपना मोबाइल जो है वो कहीं कंसोल के ऊपर या कहीं सीट के पास रख देते हैं। तो इस तरह की वारदात के भी हमने 3 गैंग ट्रेस किए और ये टक्कर मारे तो गाड़ी से उतरे तो गाड़ी लॉक लाजमी कर लें या अल्टीमेटली अपने कीमती सामान को मत रखें, उसको मोर सेफर। और कौन सा गैंग सर एक्टिव है? एक बहुत हैरत अंगेज़ किस्म का गैंग है जो वारदात एक बड़े फ्रॉड और जालसाजी से करता है। उसको हमने पीर गैंग का नाम दिया है। अच्छा। ये पीर सादा लो इंसानों को जो बैंक से पैसे लेकर निकल रहे होते हैं या मार्केट में फिर रहे होते हैं और अपेरेंटली वेल ऑफ नज़र आते हैं, उनको निशाना बनाते हैं और अक्सर नौजवानों को कहते हैं कि आपके कोई ब्रेकअप किसी के साथ हुआ है तो हम उसको कंसोल कर देते हैं या हम आपको बिजनेस में जो घाटा चल रहा है उसको ठीक कर देते हैं और सब लगा के पहले राज निकलवाते हैं और उसके बाद फिर एम्पैथेटिक होना शो करते हैं। दैट लीड्स टू पैथेटिक कंडीशन। इंसान की कोई ना कोई वीक एरिया होता है, वो तो आजकल हर कोई इस वीक एरिया को टारगेट करके किसी भी मायूसी से छुटकारा दिलाने के लिए उसको कहते हैं बातों में लगा के कि ये दुनिया जो है ना वो फ़ानी है। यहाँ अगर आपने कोई भी स्पिरिचुअली ताकत हासिल करके आपने कामयाबी हासिल करनी तो सबसे पहले ये जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, आपका बटुआ है, आपकी ब्रेसलेट है, आपकी चेन है या जो भी आपका वैल्यूएबल है, इसको उतार के एक रुमाल में लपेट के साइड पे रखें, फिर हम आपके साथ अमल करते हैं। और जब वो साइड पे रख देता है तो उसको कहते हैं आप 40 कदम चल के वापस आएँ हमारे पास, तो फिर आपकी जो कल्बी सफाई हो जाएगी। तो वो बंदा 40 कदम चल के जब वापस आता है तो वो कल्बी के साथ साथ माली सफाई भी हो चुकी होती है। तो इस तरह के धोखेबाजों और फ्रॉडियों से बचने का एक ही तरीका है कि शहरी मुहतात रहें। सो टेकिंग लीड फ्रॉम दीज गैंग्स, हर डॉट का एक एंटी डॉट मौजूद होता है। आप एक बेहतरीन इन्फॉर्मर हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मुझ समेत तमाम लोग डरते हैं कि अगर पुलिस को बताएं तो हमारा नाम भी आ जाएगा। हम तो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जिनके दरवाज़ों पर अगर पुलिस आ जाए तो इज्जत स्टेक पे लग जाती है। तो इसका सॉल्यूशन पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ ने निकाला है और वो है क्राइम स्टॉपर का कॉन्सेप्ट। एक नंबर है जिस पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी शनाख्त, आपका नंबर, आपका नाम सेफ सिटी को, यानी जिनको आप शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, उनको भी शो नहीं होता। इट्स टोटली अ प्राइवेट कॉल जिस पर सिर्फ आपकी आवाज़ जाती है और आप इतला दे सकते हैं। वो तमाम इतलात, क्योंकि जब ये गैंग्स एक्टिव होते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये रिहाइश पजीर होते हैं और हमें पता होता है कि हमारे मोहल्ले में कौन सा वो शख्स है जो मुआशरे के लिए नासूर बन चुका है, जो डकैतियों में, मंशियात के कारोबार में या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में सरगर्म है। तो हर शख्स को अपना किरदार इस वक्त निभाना होगा। उसके लिए एक नंबर है 0337
2332489। ये बज़ाहिर एक नॉर्मल नंबर है, लेकिन आप अगर इस पर कॉल करेंगे तो आपका नंबर, जिस भी नंबर से आप कॉल कर रहे हैं, वो शो नहीं होगा। कमिंग बैक टू द एक्सपर्ट ओपिनियन, हमारे साथ अहमद फराज साहब मौजूद हैं। जियो की स्क्रीन पर आप इनको स्पॉट कवरेजेस करते हुए देखते हैं। गुज़िश्ता 32 साल से आप क्राइम सीन को कवर कर रहे हैं। बराह रास्त आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी देखे होंगे जो अपनी नौइयत के ख़ास होंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि किराए के कातिल यानी उजरती कातिल, किसी को भी पैसे देकर किसी की रैकी करवाना या मरवा देना बहुत आसान हो चुका है। पुलिसिंग मौजूद है, दौरे जदीद में तमाम टूल्स भी मौजूद हैं। क्या क्रिमिनल इतना एम्पावर हो गया या पुलिसिंग हम इस वक्त बिल्कुल कोलैप्स होती हुए देख रहे हैं? देखिए जी, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो 3 चीज़ों पर इन्हिसार करता है, जिसमें सबसे पहले पुलिस, फिर जुडिशरी और फिर जेल। लेकिन बदकिस्मती से तीनों ही जो हैं वो ठीक नहीं हैं। क्या पुलिस ठीक है? क्या जुडिशरी ठीक है? पुलिस जिन मुल्ज़िमों को चालान करके अदालत में भेजती है, चाहे वो डिकॉइट है, चाहे वो किडनैपिंग फॉर रैंसम का है, या किसी भी हीनियस क्राइम का वो मुल्ज़िम है जिसका चालान जमा करवाया जाता है अदालत में, उसकी बेल कैसे हो जाती है? सबसे पहला सवाल ये। अगर उसकी बेल नहीं होती और फिर वो तीसरा उसका जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस का तीसरा जो पार्ट है, सबसे अहम पार्ट जिसको जेल कहा जाता है, वो जेल में चला जाता है। अब जेल में क्या चेक एंड बैलेंस है? ये जितने भी गैंग्स हैं, ये जितने भी उजरती कातिल हैं, अगर कोई शरीफ आदमी जिस पर कोई मुकदमा दर्ज हो गया है या किसी पर कोई भी केस बना है, अगर वो जेल में चला गया तो उसने अपने दुश्मन को ख़त्म करने के लिए उसने जेल का सहारा लिया। वो कैसे? वो जेल में ही जो क्रिमिनल हैं वो उनसे अभी रिसेंटली आपको पता है एक वाक़या हुआ था जिसमें 6 पुलिस वालों को मारा गया। वो जो मुलजिम था बट उसकी मुलजिम की मुलाकात जेल में क्रिमिनल बंदे से हुई। उसने उसको मोटिवेट किया, उसने उसको कहा कि वो उसको नौकरी भी देंगे, उसको पैसे भी देंगे, तुम इस तरह पुलिस वालों को कत्ल करो। ये बड़ा मशहूर वाक़या है। तो ये जेल में ही गैंग्स बनते हैं, जेलों में ही इनकी मुलाकातें होती हैं। और मैक्सिमम जो रेट है शूटर्स का, जो सिर्फ 324 जिसको हम कहते हैं कि सिर्फ ज़ख्मी करना है या फायरिंग करनी है या कत्ल करना है, 50 से 5 लाख है इनका रेट। तमाम केस स्टडीज़ की बुनियाद पर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि क्रिमिनल की साइकी क्या है और ये कहाँ पर ट्रेन होते हैं? क्या कोई एकेडमीज़ मौजूद हैं जो इतनी तादाद में शूटर्स भी निकल रहे हैं और रैकी करने वाले लोग भी एक्सपर्ट निकल रहे हैं? क्रिमिनल की जहाँ पे जो एज है ना, वो 15 से लेके 50 साल तक होती है। 50 साल तक जब वो पहुँचता है, या तो वो मारा जाता है, या फिर अगर वो जेल में हो, या उसको फिर उम्र कैद हो जाती है, या उसको कोई लंबी कैद हो जाती है। लेकिन जो क्रिमिनल की एज है वो 15 से 50 साल तक की होती है, जो क्राइम करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर डिकॉइटी है। जिस तरह आपका सवाल है कि शूटर्स हैं, देखिए अभी सबसे अहम जो अंसर है, सबसे अहम जो वजह है इसकी शूटर बनने की, वो क्या है? वो बेरोज़गारी है, वो महंगाई है। जिस तरह 50,000 में, लाख में, 2 लाख में शूटर्स को दिए जाते हैं कि उसने फ़लानी जगह पे जाकर फायरिंग करनी है या बंदे को मारना है, वो एडवांस रकम लेते हैं और अपना काम मुकम्मल होने के बाद भी वो पैसे पकड़ते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक भी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये 2024 चल रहा है। ये कोई 1980 या 1970 नहीं है कि जिसमें आप बंदे को मरवा देंगे या बंदे पर फायरिंग करवा देंगे तो आप पकड़े नहीं जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई ऐसा केस जो पेंडिंग हो जिसमें 324 हुई हो या 302 जिसमें शूटर्स का सहारा लिया हो, वो ना पकड़े गए हों। आपके सामने अभी रिसेंटली ये केस हुआ है जवेद भट्ट वाला, उसके शूटर भी पुलिस ने पकड़ लिए हैं क्योंकि अब जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। लाहौर में ना सिर्फ कैमरे हैं, देखिए शूटर्स ने अपनी जब कोई कार्रवाई करनी है, बेशक उसे कहीं भी जाके कार्रवाई करनी है, उसे निकलना तो है ना कहीं पे, उसका रूट तो पता चल ही जाना है। रूट्स है, मोबाइल फ़ोन्स है, जियो फेंसिंग है, तो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी भी जिसे कहते हैं ना वो पकड़े जाते हैं। अब ये मुमकिन नहीं है कि लाहौर में कोई शूटर या कोई उसका सहूलतकार किसी को कत्ल करवाएगा और वो पकड़ा नहीं जाएगा या वो कानून से बच जाएगा। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। वैसे तो आपस की बात बहुत कैंडिड होती है, लेकिन इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि एथिकल जर्नलिज्म के तमाम SOPs को मद्देनजर रखते हुए सोल्यूशन जर्नलिज्म की तरफ भी जाएं, ताकि जिस भी टॉपिक पर बात करें उसके एंड पर ये बता सकें कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो आज यही समझ आती है कि अभी इदारों को मुस्तहकम होने की ज़रूरत है और हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के साथ साथ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपने कंडक्ट को बेहतर करके अपनी नौजवान नस्ल को ये रियलाइज़ करवा के कि मुल्क हमारा है और इसको बेहतर करने के लिए हमें ही कोशिश करना है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़
आरोपीज़ की उम्र बहुत थोड़ी होती है। क्रिमिनल्स भी यही कहते हैं, एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं और पुलिस भी ये कहती है कि अब दौर जदीद में हर मुजरिम को पकड़ना शायद मुश्किल तो हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसलिए क्राइम कभी भी फ़ायदे का सौदा नहीं है, हर शख्स को ये सोचना होगा। प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ में कैमरामैन सुहेब जब्बार के साथ दुआ मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।